हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में बहुत ही लेवल वाला कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर नंबर 7, उसका लेक्चर फर्स्ट है आज। दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में ही धूम धड़ाका हो जाएगा, बहुत लेवल से जाएंगे हम। और चैप्टर का नाम है दोस्तों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। एक्चुअली में चैप्टर 2 भाग में बटा हुआ है। पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है या तो आप जो रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो उसमें स्टार्टिंग ही रोटेशनल मोशन से किया है, लेकिन दोस्तों थोड़ा रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर दूंगा ना स्टार्टिंग से ही, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपको इतना लेवल से समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है वो जानेंगे, उसके बाद हम रोटेशनल मोशन पे आएंगे। दूसरा दोस्तों चैप्टर 7 है, पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ी सलाह देना चाहूंगा दोस्तों। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, अरे सर नोट्स शायद कोई नोट्स होते होंगे क्या, वापस से वीडियो देख लेने का, ऐसा नहीं होता दोस्त। पढ़ाई का रॉन्ग तरीका अपना रहे तो जब भी मेरे वीडियोस देखता है, कहीं पे भी बैठा है तो है ना, हिमालय पे बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, जब भी मेरे वीडियो देख रहा है दोस्त, उसको पेन और पेज हाथ में लेके नोट्स बनाना चालू कर दे दोस्त, तो ही लोचा सॉल्व होगा, वरना पूरे लाइफ टाइम फिजिक्स में लोचा होगा। और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, कितना लेवल से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही इजी पड़े चीजें सारी, है ना। डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट देता हूँ जिससे, और उसको आपके टॉपिक से कनेक्ट करता हूँ जिससे आप समझ पाए। दूसरा उसके सम्स करवा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। सामने आपसे एक ही आशा रखता हूँ कि आप इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, अच्छा, और ये दूसरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्तों, प्लीज माइंड वेल। इसको कतई जीडब्ल्यू और नीट के लेक्चर के साथ कंपेयर ना करें दोस्तों, वरना लोचा हो जाएगा, तो फिर दुखी हो जाएगा दोस्तों। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मुझे लिमिट तक रहना पड़ता है, फिर ज्यादा कराने जाऊंगा तो सिलेबस पूरा नहीं होगा दोस्त। ठीक है, यही सारी बड़ा सब जी नीट के लेक्चर्स में निकालेंगे। आपने मेरा जी नीट का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, सारे लाइव लेक्चर्स भी लिए हुए मैंने। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें HC वर्मा, क्वेश्चन बैंक और बाहर के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो मैं बच्चों को एक बोलता रहता हूँ, जी नीट के कॉन्सेप्ट के लिए आप पूरा मेरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे लेक्चर्स देखो, डेली फॉलो करो। और दूसरा, फिर जब भी मैं जी नीट के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तब उसमें आप लाइव लेक्चर्स में या मेरे अपलोडेड वीडियोस में जाके देखिए, आपको पूरा रिदम वाइज क्लियर होगा दोस्तों। और प्लीज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा कि मुझे याद है दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोलता हूँ कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो मुझे फिजिक्स अच्छा लगता था, इसलिए मैंने फिजिक्स चूज किया था। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, PCM तीनों होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, अब केमिस्ट्री और मैथ्स में थोड़ा डर था, अंदर से डर था कि थोड़ा कम आता था। मैथ्स तो भी ठीक था, केमिस्ट्री थोड़ा कम आता था। ठीक है, अल्कलाइन ये लाइन है, वो लाइन है, सर मैथ्स वाली लाइन समझ में आती थी, सेगमेंट ने लाइन, या अल्कलाइन वाला वो समझ में नहीं आता था, कभी नहीं आया समझ में। ठीक है, तो फिजिक्स में थोड़ा डर नहीं था, अरे चल हो जाएगा, अपना घर का है, ऐसा कॉन्फिडेंस था अपना, घर का फिजिक्स है। केमिस्ट्री और मैथ्स बाहर वाले हैं, नहीं मजा आ रहा है, ऐसा होता था। तो मैंने क्या किया, वो डर में ना मैथ्स और केमिस्ट्री का नोट्स बनाया, तगड़ा नोट्स बनाया। सर जो कॉलेज में करवा रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ये वो सब अच्छी तरह से हो रहा है। दोस्तों के पास से नोट्स लिए, मान लो कभी कॉलेज में नहीं जा पाया तो ठीक है, या तो रीजन भी पूछेगा, सर क्यों नहीं जा पाए थे कॉलेज में, नहीं पूछने का, चल ठीक है। अब बात आई मैथ्स और केमिस्ट्री, जब एग्जाम हुआ तो मैथ्स और केमिस्ट्री में अच्छा रिजल्ट आया कंपेयर टू फिजिक्स। सोच में पड़ गया यार, हाँ फिजिक्स वाला बंदा है तो रिसर्च तो करूंगा। मैं रिसर्च में आ गया कि यार बात क्या हुई, फिजिक्स तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छा है, मार्क्स आता फिजिक्स अच्छा था, मार्क्स मैथ्स और केमिस्ट्री में अच्छा है, मैंने अटेंड अच्छा दिया पेपर, और फिजिक्स में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है। सो रिसर्च किया, मुझे तब पता चला दोस्तों, तेरी की मैथ्स और केमिस्ट्री में अच्छा नोट्स बनाया था, तो एग्जाम के दिन में नोट्स में से पढ़ा और वही क्वेश्चंस पूछे और मैं लिख के आ गया। और फिजिक्स में कोई नोट्स नहीं था और मैंने कुछ याद भी नहीं किया था कि सब कुछ आता है ऐसा। तो दोस्तों उस टाइम मुझे पता चला कि नोट्स का कितना अहमियत होता है। तो प्लीज नोट्स बनाइए और जबरदस्त लेवल के नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलग और जी नीट के अलग। ठीक है, चलो दोस्तों आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक ही है मेरा, व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बस ये बात मुझे आज जाननी है आपसे, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दोस्तों तो एक काम करते हैं, मैं एक पार्टिकल लेता हूं 3 kg का,
अब कोई का सर बड़ा पार्टिकल हो गया, ठीक है, 2 kg का, और एक लेता हूं 1 kg का, कुछ भी मास वाले मैंने पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंगली मैंने एक आजू बाजू में कुछ ड्राइंग कर दिया, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस ग्रीन लाइन वाले को मैं क्या बोलूंगा मालूम है? 3 पार्टिकल से बना सिस्टम, 3 पार्टिकल से बना सिस्टम। दोस्त बोल क्या बोलता है तू? ठीक है, चला जाए। तो ये हो गया पॉइंट मास सिस्टम। ये क्या हो जा रहा है? पॉइंट मास सिस्टम, ठीक है, चला जाए। दोस्तों फिर और पार्टिकल से ना सिस्टम बनाते हैं, कैसे आपको बताता हूं। जैसे कि ये लकड़ी है ना, कुछ भी लकड़ी जैसा है कुछ। अब दोस्तों आप क्या बता रहे हो कि लकड़ी को मैं सॉलिड, कुछ भी सॉलिड बॉडी बोल सकता हूं, बोल सकते हो सर, तो जबरदस्त लगती है। अब इसमें कितने पार्टिकल हुए? सर भूसे से बना हुआ है, लकड़ी के भूसे से ये बना हुआ है, तो इसमें भूसे के कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे दोस्त, बहुत छोटे छोटे। ये तो बड़े मास वाले हैं, तो इसको M1 मास बोल सकता हूं, इसको M2 मास बोल सकता हूं, इसको M3 बोल सकता हूं। लेकिन सर इसमें आप कहां ढूंढने जाओगे? ये रहा, ये रहा, ये रहा, सारे छोटे छोटे मासेस हैं, सारे छोटे छोटे मासेस हैं, छोटे छोटे मासेस हैं, उनका मास DM होगा छोटा सा। छोटे छोटे मासेस इकट्ठा होके पूरा बड़ा लकड़ी बना रहे हैं दोस्तों। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा होके एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लकड़ी बोल सकते हैं, है ना। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा होके क्या बनाते हैं? डस्टर बनाते हैं सर। तो डस्टर को भी हम सिस्टम बोल देंगे, वुडन का या लकड़ी का बने हुए भूसे का पार्टिकल का, ठीक है। तो दोस्तों आपको अभी पता चला सर हमको कि पॉइंट मास इकट्ठा होकर भी सिस्टम बनाते हैं, और दोस्तों बाकी के छोटे छोटे मासेस, DM वाले मासेस भी इकट्ठा होके सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, या तो दोस्तों ये पॉइंट मास सिस्टम है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, डन। तो दोस्तों ये सब चीजें क्यों करवा रहा हूं? आपको लाइफ में आगे काम में आने वाली पूरा चैप्टर पढ़ना है। रोटेशन पे जब जाएंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो छोटे छोटे DM जितने छोटे छोटे मासेस से बनी हुई बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं, डन है सर। और पॉइंट मास सिस्टम किसको बोलते हैं? तो छोटे छोटे पॉइंट्स लाइक ऑब्जेक्ट्स, या तो हाँ छोटे छोटे पॉइंट्स वाले मासेस से बने हुए सिस्टम को पॉइंट मास सिस्टम बोलते हैं। ओके दोस्तों ये तो ठीक है, चलो डन है। अब मेन पॉइंट आ रहा है, जो मेन दुखती नस है सब लोगों की, वो है सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास को हम C.M से डिनोट करते हैं, और कभी कभी COM से भी डिनोट करते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है दोस्तों? तो जैसे कि ये लकड़ी है, ठीक है, अब इसको मुझे बैलेंस करना है। नहीं हो रहा है सर, ओहो सर बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो रही है। एक्चुअली मैं एक उंगली भी रख सकता हूं, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि बहुत भारी है ये, इसका मास ज्यादा है ना, तो बैलेंस एक उंगली से नहीं हो पा रही है। छोटे से मास वाली लेता हूं तो एक उंगली से हो जाती है। और बाप रे बाप, हेलो देखो, तीन है ना, ओके डन है, क्लियर। चलो तो दोस्तों जिस पॉइंट पे सिस्टम के जिस पॉइंट पे पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए, टिंग 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 चल जाए, पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम। बोल डन है कि नहीं है? क्लियर है सर? डंडा मत बताओ, डर जाएंगे, ठीक है। चला तो बोल क्या लिखूं मैं दोस्तों? A point of system where total mass of system is concentrated is called
सेंटर ऑफ मास, ऐसा पॉइंट कि जहां पे पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, सेंट्रलाइज्ड हो, ठीक है। या तो बोल सकते हैं दोस्तों अ पॉइंट वेयर अ टोटल सिस्टम इज बैलेंस्ड, इट्स ओके, नो इश्यू, आप ऐसा भी बोल सकते हो। टोटल सिस्टम जिस पॉइंट पे बैलेंस होता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। दोस्तों थोड़ा आपका भ्रम दूर करना चाहूंगा मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। अभी इसमें आपके माइंड में ये भ्रम आ गया है, ये रीजन आपने बना लिया है कि बीचों बीच ही सेंटर ऑफ मास होता है। दैट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, है ना। बीचों बीच डिपेंड्स ऑन दी सिस्टम। जैसे कि दोस्तों मान लो कि मैं ये कर सकता हूं, यहां पे 10 kg का एक बॉल है, बॉल टाइप लटकाया है, और यहां पे भी 10 kg वाला बॉल है, और बीच में एक लकड़ी डाल दिया है, ठीक है। तो दोस्तों एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। फिक्स है सर, वो आपको पता चल गया कहां होगा, मिड पॉइंट पे होगा, अच्छी बात है सर। लेकिन 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 भैया 10-10 kg है, ये 10 kg, ये 10 kg, तो कोई इश्यू नहीं है, ये बीचों बीच है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं इस तरफ 20 से 50 kg रख देता हूं, तो अब दोस्तों मुझे नहीं लगता, देखो 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 इसकी औकात देखो, सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या औकात है बे तेरी, सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब करेगा तू, हैं, समझ गया, चला जा। तो दोस्त मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी औकात देख ले, सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए इधर झुक रहा है, तो सेंटर ऑफ मास को क्या करना होगा, इस तरफ जाना होगा, ज्यादा नहीं जाना सेंटर ऑफ मास, वरना लोचा हो जाएगा। तो देख, है ना, ये हाँ एग्जैक्ट, तो अब देख एग्जैक्ट, तो यहां सेंटर पे था ना, तो सेंटर से थोड़ा इस तरफ खिसक गया, ठीक है। और मैं मास रखता हूं, यहाँ पे ज्यादा मास रखता हूं, सुनना बात को, और यहाँ पे कम मास रखता हूं, यहाँ पे 20 kg रख दिया, यहाँ पे 5 kg रख दिया, सर 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 सर, तो थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस करना, हाँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा इस तरफ खिसक गया, और इसको यहां से ले लेता हूं तो देखो सर झुक गया, और मुझे बैलेंस करने के लिए सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा इस तरफ लाना पड़ा, और इस पे रखूं मास तो ओहो सर झुक रहा है, तो और सेंटर ऑफ मास को इधर खिसकाना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो दोस्तों, जिस तरफ मास ज्यादा होता जाता है उस तरफ सेंटर ऑफ मास खिसकता जाता है। सो सेंटर ऑफ मास इज नॉट फिक्स्ड, कि बीचों बीच मिड में वो फिक्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। चला जा, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग करूंगा कुछ अच्छी वाली। मान लो यहाँ पे 20 kg है और यहाँ पे 5 kg है, 20 kg और 5 kg है, तो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है सर, गुड, अच्छी बात है। यहाँ पे 5 kg है और यहाँ पे 50 kg है, तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली 50 kg की तरफ होगा, ठीक है। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास का ये वैल्यू है दोस्तों। अच्छा, सेंटर ऑफ मास क्यों जरूरी है, मेरा आज का मेन टॉपिक है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलिए क्यों सेंटर ऑफ मास का जरूरत पड़ता है, सेंटर ऑफ मास पर से आप ऐसा तो क्या कर लेते हैं डेली लाइफ में, बोलिए सेंटर ऑफ मास जरूरी क्यों है। तो दोस्तों आज आपको एकदम लाइव उदाहरण दूंगा, एग्जांपल दूंगा, तो आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। रुक एक मिनट, वीडियो ओके चल रहा है ना, सेल्फ शूट में यही होता है। सर क्या बात है सर, अच्छा वाला दिख रहा है, आज सिखा मुझे मेरा वाला डांस। तो देखो दोस्तों, सेंटर ऑफ मास का जरूरत क्यों होता है। पहला, आपने कभी भी रास्ते में कभी भी क्या कोई छोटी बच्ची या बच्चे को देखा है जो डोरी पे चलता है, स्प्रिंग पे चलता है। आपको मैं पूरा ड्राइंग बना के बताता हूं तो आपको पता चल जाएगा। आज दिखा दूं तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला फिजिक्स। नाचो, याद आया कुछ, यस सर बिल्कुल। वो दूरी पे रस्सी पे ऐसा बैलेंस करके चलती है कोई लड़की या लड़का, नहीं याद है आपको। हाँ दोस्तों, तो एक्चुअली में हाथ में लकड़ी
लड़की ने हाथ में लकड़ी क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों मालूम है आपको, फिर ऐसे ऐसे झुकती है तो इस तरफ हो जाती है, ऐसे ऐसे झुकती है तो इस तरफ हो जाती है। क्यों दोस्तों? उस लकड़ी का सेंटर ऑफ मास, उस लकड़ी का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीचों बीच है, एग्जैक्टली मिड में है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बीचों बीच है। तो दोस्तों वो क्या करती है, वो लकड़ी, लड़की ने, वो लकड़ी क्या काम कर रही है, वुडन स्टिक बोल दे, क्या काम करती है, उस जो बंदा चल रहा है रस्सी पे उसको बैलेंस रखती है, वो इधर या इधर गिर नहीं जाए। वो कैसे पता चलेगा? इस लकड़ी के ऊपर से। तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा ना, तो बीचों बीच आराम से रस्सी पे चल पाएगी। देखना आप गले में डोरी बांध देगी, गले में डोरी बांध के फिर डोरी से इस रस्सी को ऐसा बांधते हैं, ऐसे डायरेक्ट हाथ में लेके जाओ तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन और अच्छी तरह से बैलेंस करने के लिए वो क्या करते हैं पता है? गले में रस्सी बांधा और रस्सी का दूसरा पोर्शन होता है उसमें लकड़ी डाल देते हैं ऐसा, और फिर ऐसे बैलेंस करते हैं, तो पूरा शरीर के साथ लकड़ी बैलेंस होता है। और सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीचों बीच होने के कारण इधर या इधर गिरती नहीं है वो लड़की या लड़का जो भी हो रस्सी पे, और आराम से पूरा दूसरे एंड पे जा पाते हैं दोस्तों। तो ये है सेंटर ऑफ मास का आपकी लाइफ में उपयोग। दूसरा सेंटर ऑफ मास का क्या यूज है आपकी लाइफ में दोस्तों, वो तो आप जाना ही नहीं है आपने। मान लो ये डस्टर है, मान लो क्या है, अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे ये रहा बीचों बीच, मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स देता हूं, तो देखो ये पार्टिकल कैसे जा रहा है, एकदम सर अपने आप से अपने हिसाब से जा रहा है, जो जो सीधा सीधा जा रहा है, ऐसे देखो है ना, सीधा सीधा जा रहा है। मैं सेंटर ऑफ मास पे कर रहा हूं फोर्स अप्लाई, तो वो सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन यदि मैं सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कोई भी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूं, सर घूम गया डस्टर, चुप सर, डस्टर घूम गया, और यार जादू नहीं, जादू नहीं है दोस्त। तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाने से पार्टिकल लीनियर मोशन करता है, और सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कोई भी पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रोटेशनल मोशन करता है। तो व्हाई वी नीड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का यूज ही क्या है दोस्त? तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास के बीचों बीच हम फोर्स अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे, तो क्या होता है, लीनियर मोशन। आजा डूब जाओ तेरी आंखों के ओशन में, लीनियर मोशन में चला जाए। अब दोस्त सेंटर ऑफ मास को छोड़ के कोई भी पॉइंट पकड़ ले, यहाँ पे धक्का मारा तो डस्टर पूरा ऐसे घूम जाएगा, बोल ऐसा पूरा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, जग घूमिया वो वाला सिस्टम। ऐसे फोर्स मारूंगा तो ऐसा पूरा घूम जाएगा, और डस्टर थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भी हो जाएगा, टेढ़ा है पर मेरा है। और लगाएंगे फोर्स तो और घूमेगा, और लगाएंगे फोर्स तो और घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो ये रिदम से घूमता है, ठीक है सर। मान लो कि मैं डस्टर के इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास को छोड़ के बाकी ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स लगाता हूं ऐसा, तो इस तरफ घूमेगा, है ना। तो डस्टर लाइक दिस कैसे आएगा, ऐसा कुछ, और फोर्स लगाएंगे तो ऐसा कुछ, ऐसे पूरा डस्टर घूमेगा दोस्तों। तो सेंटर ऑफ मास में फोर्स लगाए तो लीनियर मोशन, और उसको छोड़ के बाकी के कोई भी पॉइंट पे लगाए तो रोटेशनल मोशन। दोस्तों थॉट जरूरी है लाइफ में, मार्क्स तो आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो जीनिट में भी आपको यूजफुल होगा। चलो डन है। अच्छा दूसरा भी दोस्तों एक छोटी छोटी बातें कर देते हैं हम। पहला पॉइंट मेरा ये है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये है कि कोई पार्टिकल से इकट्ठा होकर एक सिस्टम बना देते हैं, जैसे कि ये पॉइंट मास सिस्टम भी हो सकता है, और कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब कि छोटे छोटे डीएम मास वाले छोटे छोटे पार्टिकल से भी बना हुआ सिस्टम होता है, जिसको हम कंटिन्यूअस सिस्टम बोलते हैं या तो रिजिड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा बॉडी बैलेंस होता है या तो पूरा सिस्टम बैलेंस होता है।
जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास हर बार बीच में हो, जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास खिसकेगा। मैं इसके सम्स लूंगा ज्यादातर सेंटर ऑफ मास के, तो आपको ऑटोमेटिकली विजुअलाइज होगा कि सर क्या बोलना चाहते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे मास वाले में सम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, तब आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा सेंटर ऑफ मास सर क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ मास कहाँ जरूरी है आपको पता चलेगा दोस्तों, इसीलिए वो रस्सी वाली जो लड़कियां लड़का होता है वो लकड़ी हाथ में लेते हैं बैलेंस करने के लिए, सेंटर ऑफ मास बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाँ आपने सेंटर ऑफ मास के लिए बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा बुक घुमाता है कि नहीं घुमाता है, उंगली से बुक घुमाता है, क्या है वो दोस्त, क्या है उसका उंगली किधर है, सेंटर ऑफ मास पे, उसका उंगली किधर है, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है डन, ओके। दूसरा सेंटर ऑफ मास के बीचों बीच फोर्स देंगे तो लीनियर मोशन, और बाजू में फोर्स देंगे तो रोटेशनल मोशन। डन है, बोलो क्लियर बात हो रही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय।